हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो से हम इंटरनेशनल इश्यूज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा है फ्रांस में आतंकी हमला, लेकिन इसके पहले जो टॉपिक्स हैं एक बार हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय में कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। जैसे फ्रांस में आतंकी हमला पहला हो गया, भारत अमेरिका 2+2 वार्ता है, इजराइल सूडान शांति समझौता, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020, अर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष, शंघाई सहयोग संगठन में भारत चीन वार्ता। तो इस तरीके से जो टॉपिक्स हैं आप एक बार वीडियो पॉज करिएगा और इस टॉपिक्स को, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो इन टॉपिक्स को आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो टेररिस्ट अटैक हुआ है फ्रांस में उसको हम देखेंगे। तो देखिए टेररिस्ट अटैक जो फ्रांस में है कोई नई जो है चीज़ नहीं हुई है, ये काफ़ी टाइम से, ये आई थिंक 2015 से स्टार्ट हुई थी। जो चार्ली हेब्दो का जो वो था आपका न्यूज़पेपर है, वहाँ पे कुछ पैगंबर मोहम्मद के कार्टून से स्टार्ट हुआ था और ये जो आतंकी हमला है ये 2020 तक कंटिन्यूअसली उसी तरीके से चलता रहा है और रिपीटेटिव वे में चल रहा है। ठीक है ना। पहले थोड़ा सा समझेंगे। देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो क्रिश्चियंस हैं और मुस्लिम्स हैं, ये जो है ना रिलीजियस थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं डिस्प्यूट है। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रांस एक होता है फ्रेंच वे ऑफ लाइफ। ठीक है, उन्होंने उसमें अपने फ्रीडम को, अपने लिबर्टी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया है। ठीक है, फ्रीडम को वो अपने बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं और वो इस बात पे प्राउड भी बहुत करते हैं। तो इवन वो इतना वैल्यू है उनको कि वो जीसस क्राइस्ट को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है ना, अगर कहीं उनको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ इस तरीके से लिखी हुई है, कुछ ऐसा मिला है, तो जीसस क्राइस्ट को भी वो अपोज करते हैं। उसी को लेके पैगंबर मोहम्मद फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके, है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेके क्लास चली थी और क्लास में एक जो है टीचर थे जिनका नाम था सैमुअल। तो सैमुअल ने ये जो कुछ रॉ कार्टून्स थे जिसके पैगंबर मोहम्मद के वो शो किया था वहाँ पे, और उनको बहुत ब्रूटली उनकी हत्या कर दी गई थी। इवन जो जो है ये आपका जो अटैकर था, ठीक है ना, अटैकर ने क्या किया था कि अभी कुछ दिन पहले की, आई थिंक 2 मंथ्स पहले की बात है इसमें, कि उसने जो है 3 अटैकर वाज आर्म्ड विद द नाइफ एंड किल 3 पीपल इनसाइड द चर्च। एक आदमी और 3 औरतों को, ही किल्ड 3 पीपल इनसाइड द चर्च विद अ नाइफ। तो इस तरीके से जो है हत्याएं होती हैं। तो कभी ऐसे मतलब इन फ्रंट पे आके वॉर नहीं हो रहा है इस तरीके का, लेकिन जो जो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कभी कभी कहीं बम प्लॉट कर दिया, कहीं किसी को गोलियों से भून दिया, कहीं पे बहुत भीड़ में किसी को मार दिया। तो इस तरीके की जो हमले हैं वो बिल्कुल सामने हैं हमारे फ्रांस में। तो देखिए ये 29 अक्टूबर 2020 को फ्रांस के शहर नीस में इस्लामिक आतंकी हमला हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए और फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेके जो है एक विवाद था। ठीक है ना। तो ये स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था जनवरी 2015 में, किलिंग एट द चार्ली हेब्दो ऑफिस। ठीक है, चार्ली हेब्दो ने ये दिखाया था जो है आपका कार्टून, और उसी में उनकी किलिंग हुई थी उनके ऑफिस में। तो ये जो है रॉ कार्टून के बीच ये दूसरा मामला है, पहला तो 2015 का था। और इस पूरे विवाद की शुरुआत फ्रांस के एक स्कूल में हुई जहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आयोजित क्लास में सैमुअल पैटी नाम के एक शिक्षक ने अपने छात्रों को पैगंबर के कुछ कैरिकेचर जो कार्टून्स थे वो दिखाए थे, जो व्यंग पत्रिका चार्ली हेब्दो वर्ष 2015 में प्रकाशित हुए थे। और इसकी वजह से क्या हुआ कि सैमुअल जो पैटी हैं उनकी हत्या कर दी गई। तो ये पूरा मामला था। आप क्वेश्चन क्या सकता है किसकी हत्या की गई? तो फ्रांस में एक टीचर थे सैमुअल हेब्दी, और ये घटना कहाँ पे हुई? फ्रांस में हुई। तो और ये आपका क्या क्या जो है उल्लेख क्या था? उल्लेख ये था कि पैगंबर मोहम्मद की जो कैरिकेचर है उनको दिखाने की वजह से 2015 का जो बना हुआ था जो चार्ली हेब्दो का था, उसकी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। तो ये हो गया हमारा इशू। नेक्स्ट हमारा है भारत अमेरिका जो 2+2 वार्ता, और ये जो 2+2 डायलॉग है ये तीसरा डायलॉग है, थर्ड डायलॉग है 2+2 का। तो देखिए इट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ डायलॉग वेयर द डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर और जो सेक्रेटरीज होते हैं दे मीट देयर काउंटर पार्ट। ठीक है, अपने अपने काउंटर पार्ट से ये मिलते हैं, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत अमेरिका के साथ 2+2 करता है, साथ में और दो देशों के साथ 2+2 करता है, वो कौन कौन से हैं उनका नाम बताना है। ये एग्जाम में इजिली पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने बताया कि ये जो है आपका विदेशी यानी कि फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर के साथ ये वार्ता होती है अपने काउंटर पार्ट के साथ, और इसमें भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता दोनों देशों के मध्य एक उच्चतम स्तर का संस्थागत तंत्र है। ठीक है ना, एक उच्चतम स्तर का संस्थागत तंत्र है। इसमें चलिए मैं बता ही देती हूँ, इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान दो जो है और देश हैं, यानी कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, तीनों जो है मिलके जो है 2+2 करते हैं। ठीक है, पहली बार जो 2+2 है वो जो है 2018 में, और दूसरी बार 2019 में हुआ था। उस बार सुषमा स्वराज के टाइम पे वो जो है ये वार्ता हुई थी, और जो लेटेस्ट वार्ता हुई थी 2+2 की, इसमें जो है पोम्पियो आए थे इंडिया में और वो सपोर्ट चाहते थे इंडिया का
डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि फिर से वो इलेक्शन जो है जीत के आए, और इंडिया को अपनी बातें रखने के लिए, अपनी जो उनके इंडिया के अपने मुद्दे हैं, अपने डायलॉग्स हैं, जिस तरीके से जैसे टेररिज्म का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, तो ये सारी चीज़ें आगे रखने किस तरीके से रखता है इस डायलॉग में, है ना, वो बहुत अहम बात होती है यहाँ पे। और भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ 2+2 स्तर की वार्ता आयोजित की जाती है। भारत द्वारा अमेरिका के साथ भूस्थानिक, अब अमेरिका के साथ कौन कौन से समझौते करता है भारत, तो पहला हमारा है भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौता, यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेशियल कोऑपरेशन। तो आपको क्या करना है, बेका इसका फुल फॉर्म है, आपको फुल फॉर्म याद रखना है क्योंकि कुछ भी अलग करके देगा और एग्जाम में पूछेगा इसका फुल फॉर्म क्या है। बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेशियल कोऑपरेशन। ठीक है, ये हो गया आपका। 3 और समझौते करता है भारत, एक तो है लिमोआ। क्या है लिमोआ? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लिमोआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कोमकासा। क्या है कोमकासा? संचार संगतता और सुरक्षा समझौता, यानी कि कम्युनिकेशंस कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कोमकासा। नेक्स्ट इज GSMIA, सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा, यानी कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ठीक है, ये आपका हो गया। तो GSMIA हो गया, कोमकासा हो गया, बेका हो गया और लिमुआ हो गया। ये सारे एग्रीमेंट जो है भारत अमेरिका के साथ करता है। अब ये भी याद रखता है ये किसके साथ करता है, ये सारे अमेरिका के साथ करता है, याद रख लीजिएगा। अब इसमें देखिए क्या हुआ था कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त जो है आपके वक्तव्य। अब देखिए साउथ चाइना सी में चाइना की जो असर्ट करती है अपनी पावर को, उसको रोकने के लिए इनकी रणनीति बनी है अब भारत और अमेरिका की। लेकिन भारत ने कह दिया कि देखिए हम चाइना जो आपका पैसिफिक इंडो पैसिफिक जो एरिया है उसमें हम हैं तो, लेकिन हम चाइना को असर्ट करने के लिए नहीं है, चाइना को जो है हम उनको रोकने के लिए नहीं है। इंडिया अमेरिका चाहता था इंडिया एज अ वॉल, एक दीवार की तरह खड़ी हो जाए चाइना के सामने, ठीक है ना। और चाइना इंडिया को साउथ एशिया का लीडर बनाना चाहता था अमेरिका, ठीक है। क्यों? ये नहीं चाहता कि इंडिया लीडर बन के आ जाए, ये चाहता है कि चाइना को किस तरीके से रोका जाए, ठीक है। अब जो है वो चाइना की आप एक्टिविटीज जानते हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलिंग वगैरह साउथ चाइना सी में करवाता है, वो कहता है ये एरिया मेरा है, ये वाटर ये अपना एक्सटेंड करता जाता है रोज का कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए कदम था चाइना अमेरिका का। लेकिन इंडिया कहता है कि हम हैं इस एरिया में, बट हमें पीस चाहिए, हमें शांति चाहिए किसी भी कंट्री के साथ, हम जो है उसके अगेंस्ट खड़े नहीं है यहाँ पे, इंडिया का ये कहना है। तो दोनों देशों ने दक्षिण सागर के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक वैध आचार संहिता के निर्माण पर बल दिया है। किस लिए? ताकि किसी भी देश के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके, ये इंडिया का कहना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इजराइल सूडान शांति समझौता। अब क्या है इजराइल सूडान शांति समझौता, देखते हैं। देखिए इजराइल और सूडान ने अमेरिका के वाशिंगटन ब्रोकेट समझौते, वाशिंगटन ब्रोकेट डील के तहत रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की है। किसने किसने? इजराइल और सूडान ने। और कौन सा समझौता था? वाशिंगटन ब्रोकेट डील, ठीक है, वाशिंगटन ब्रोकेट डील। तो इसमें जो है दोनों देशों ने, चाहे इजराइल हो सूडान हो, दोनों ने जो है एक जो समझौता किया है कि रिश्तों को हम सही से अपना बनाए रखेंगे, ठीक है। इस समझौते के तहत सूडान पिछले 2 माह में इजराइल के साथ सामान्य संबंध स्थापित करने वाला तीसरा अरब देश बन गया है। तो देखिए इजराइल के साथ, इजराइल का सपोर्टर जानते हैं अमेरिका बहुत बड़ा सपोर्टर है, तो सूडान तीसरा देश बन गया है, ठीक है। पहले 2 देश कौन से हैं? ठीक है, पहला 2 देश कौन से हैं? तीसरा अरब देश बन गया है। 3 देश जो है अब बहुत अच्छे से जो है एक अच्छा संबंध लेके जाएंगे, किसके साथ? इजराइल के साथ। इसके पहले अब इसमें दिया भी हो, इसके पहले 2013 में 13 अगस्त 2020 को इजराइल यूएई शांति समझौते की घोषणा के बाद 11 सितंबर 2020 को बहरीन इजराइल समझौते की घोषणा की गई। तो पहला तो क्या है, अभी जो हमारा पहला था वो आपका है आपका इजराइल यूएई, ठीक है, इजराइल यूएई, इजराइल बहरीन, और थर्ड हमारा है इजराइल सूडान। तो 3 देश जो है बेहतर आपका रिलेशन जो है इजराइल के साथ मेंटेन करने में लगे हुए हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ शांति समझौता भी किया इजराइल के साथ। अन्य देशों में मिस्र ने वर्ष 1979 में जॉर्डन ने 1994 में इजराइल के साथ शांति समझौते किए थे। तो अगर पुराना हम अगर देखें तो 1979 में जॉर्डन ने
और 1974 में जो है आपका 1979 में मिस्र ने और जॉर्डन ने 1994 में इजराइल के साथ शांति समझौता किया था। शांति समझौते के रूप में जो सूडान है वो को अमेरिका सरकार की ब्लैक लिस्ट सूची से हटाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। तो सूडान को जो है अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट की सूची में डाला हुआ था, लेकिन अब शांति समझौता कर रहा है किसके साथ, इजराइल के साथ। तो ब्लैक लिस्ट की जो सूची है उससे हटाने के लिए बात की जा रही है कि अब इसको हटा दिया जाएगा। सूडान द्वारा 1948 में इजराइल के निर्माण और 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के दौरान युद्ध में इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए सेना भेजी गई थी। तो देखिए 6 दिवसीय जो युद्ध था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 1967 का याद रखिएगा। अच्छा, 6 दिवसीय युद्ध क्या था और उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो 6 दिवसीय युद्ध था, उसमें जो है सूडान ने अपनी सेना भेजी थी इजराइल के खिलाफ, ठीक है। और अब जाके वो 2020 में इजराइल के साथ शांति समझौता कर रही है, और जिससे ब्लैक लिस्ट में जो सूडान रही अब तक अमेरिका के, वो उससे हटा दिया जाएगा। 1948 में अब प्रथम अरब इजराइल युद्ध में जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर 1948 में क्या हुआ था कि पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ, ठीक है। प्रथम अरब इजराइल युद्ध में जॉर्डन के वेस्ट बैंक पर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, ठीक है ना। परंतु 1967 में हुए तीसरे अरब इजराइल युद्ध में 6 दिवसीय इसको युद्ध कहते हैं, अरब देशों की हार के बाद इजराइल ने इसे पुनः प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। तो पहले तो वेस्ट बैंक जो है जॉर्डन का, उस पर अधिकार कर लिया था इन लोगों ने, लेकिन फिर से जब 6 दिवसीय युद्ध हुआ तो इजराइल ने इसको फिर से रिकवर कर लिया, वेस्ट बैंक को, ठीक है। वेस्ट बैंक को अब आपको क्या करना है, आपको जो है जाना है और आपको देखना है पूरा मैप, ठीक है, कि वेस्ट बैंक कहाँ पे है, ठीक है, गाजा पट्टी कहाँ पे है, ये सारे पूरे लोकेशन और कौन से लोकेशन किसके अंडर में है, ठीक है। 1970 के दशक में इजराइल द्वारा सूडानी विद्रोहियों को खार्तूम, सूडान की राजधानी सरकार खार्तूम के खिलाफ लड़ने का समर्थन किया था। 2019 में सूडान के तानाशाह शासक उमर अल बशीर द्वारा अपने पतन के पूर्व ईरान के स्थान पर सऊदी अरब के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। तो ईरान के साथ नहीं बल्कि सऊदी अरब के साथ जो है सूडान ने घनिष्ठ संबंध स्थापित किए थे। इजराइल और सूडान की खुफिया सेवा के बीच संपर्क में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। अब जो है ज़्यादा इंगेज हो रहा है इजराइल जो है सूडान के साथ, या सूडान इजराइल के साथ, उनकी जो खुफिया जो सेवा है ना, स्पाइंग जो विंग है, उनमें ज़्यादा जो है क्या हो रहा है, एक दूसरे से कम्युनिकेट ज़्यादा कर रहे हैं वो लोग। सूडान द्वारा इजराइल को अपने क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति भी दे दी गई है, ठीक है ना। वो अपनी टेरिटरी में उन्होंने परमिशन दे दिया कि आप यहाँ पे उड़ान भर सकते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट हमारा है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ठीक है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में आप लोग को पता होगा कि इंडिया का जो रैंक है वो 94 है, ठीक है, 94 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है 94 है। देखते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, और वैश्विक भुखमरी सूचकांक भुखमरी की समीक्षा करने वाली वार्षिक रिपोर्ट है। क्या है ये भुखमरी की क्या करती है, ये समीक्षा करती है, जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से भुखमरी की स्थिति का मापन करती है, ठीक है। तो देखिए वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत 107 देशों में कितने टोटल कंट्रीज थे, 107, 107 देश है, उसमें 94 जो है 94 स्थान पे रहा है, ठीक है। 2019 में भारत 117 देशों में 102 स्थान पे रहा। तो पहले जो है अगर हम 2019 का देखें तो टोटल कंट्रीज थी 117, 117 और 102वें स्थान पे था, लेकिन 2020 का रिपोर्ट आ चुका है और 107 देशों में 94 स्थान पे है। याद रखिएगा 107 देशों में 94 स्थान पे है, ठीक है। 2018 में 103वें स्थान पे रहा, तो हमें 2018 का नहीं याद रखना है, 19 का एक बार देख लीजिएगा, 102 था। सबसे इंपॉर्टेंट है 107 देशों में 94 स्थान पे 2020 में ना, ये आपको बिल्कुल एकदम फिट कर लेना अपने माइंड में, ठीक है। अब जो ये हमारा हो गया, भारत भुखमरी सूचकांक में 27.2 स्कोर के साथ गंभीर सीधी श्रेणी में है। तो सूचकांक याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ये जरूर रखिएगा कि गंभीर श्रेणी में है। अगर आपको जो है ये याद रह जाता है सूचकांक 27.2, तो ये मच बेटर है, ठीक है। भारत इस सूचकांक में श्रीलंका जो 64वें स्थान पे है, नेपाल जो 73वें स्थान पे है, पाकिस्तान जो 88वें स्थान पे है, और बांग्लादेश जो 75वें स्थान पे है, इंडोनेशिया 70वें स्थान पे है, सबसे पीछे है। किससे पीछे है, देखिए इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, सबसे पीछे है इंडिया, ठीक है। फिर हमारा है आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष। तो क्या है आर्मेनिया अजरबैजान जो डिस्प्यूट है, देखिए इसमें एक एरिया है वहाँ का नोगरोनो, ठीक है, नोगरोनो। तो ये जो एरिया है इसी को लेकर जो है डिस्प्यूट है उन दोनों के बीच में। तो देखिए
काराबाख, ठीक है, नोगोना काराबाख क्षेत्र को लेके आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर से हिंसक संघर्ष शुरू हो गई है, ठीक है ना। किस पे? नागोना काराबाख, नोगोना नहीं है, नागोना काराबाख, उसको लेके एक बहुत ज़्यादा जो है दोनों के बीच में क्लैश हो गया है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी। फिर देखिए 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद जब यूएसएसआर था, आपको पता है कि दो पोल थे, यूएसएसआर और यूएसए, ठीक है ना। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता 1991 में। तो पहले ये जो कंट्रीज थी वो यूएसएसआर का हिस्सा थी। इसके बाद 15 नए देश बन जाते हैं। 1991 के बाद यूएसएसआर टूट जाता है और रशिया के साथ 15 नए देश बन जाते हैं। इसमें आर्मेनिया और अजरबैजान भी थे, ठीक है। भारत ने जल्द ही दोनों की आज़ादी को मान्यता दे दी, ठीक है ना। इंडिया एक कंट्री ऐसी थी जो हमेशा जो है दूसरों के इंडिपेंडेंस के लिए अपना जो है अपनी मत को हमेशा आगे रखती थी और उनके सहयोग में जितना भी कुछ हो सकता था करती थी। इसीलिए नैम के संस्थापक है इंडिया, ठीक है। इसलिए इंडिया बहुत ही अगुआ था इस चीज़ों में। तो इंडिया ने जो है हमेशा तुरंत मान्यता दी इन दोनों देशों को। अभी प्रेजेंट की कंडीशन इन लोग की क्या है देखते हैं। दोनों देशों के बीच हिंसक संघर्ष के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई है और बीते लगभग 4 दशक से भी ज़्यादा अधिक समय से मध्य एशिया और आर्मेनिया और अजरबैजान में, मध्य एशिया में अगर हम जाएं तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे क्षेत्रीय विवाद और जातीय संघर्ष में नागोर्नो बरखाप क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को खासा प्रभावित किया है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये आर्मेनिया है, ठीक है, और अजरबैजान। एक बार आप मैप में आर्मेनिया और अजरबैजान को देख लीजिएगा। एक मिनट मैं देखती हूँ। तो देखिए ये आपका मैप है आर्मेनिया और अजरबैजान का, और ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है ये अजरबैजान में यहाँ पे आप दिख रहा है आपको एरिया। इस एरिया को लेकर डिस्प्यूट है। ये आर्मेनिया है, अजरबैजान है, ठीक है ना। अजरबैजान मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है और आर्मेनिया जो है क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, ठीक है ना। इस चीज़ को लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, आगे देखते हैं हम लोग। तो ये जो हमारा एरिया है नोगोर्नो बरखाप क्षेत्र, यहाँ पे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो विकास है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। इसकी वजह से कोई विकास नहीं हो पा रहा है। विवाद क्या है? विवाद ये है कि नोगोर्नो बरखाप क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो है डिस्प्यूट है और विवाद की शुरुआत 1918 में हुई थी जब ये दोनों देश रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए थे। 1920 के दशक में दक्षिण कॉकेशस में सोवियत शासन लागू किया गया और तत्कालीन सोवियत सरकार ने तकरीबन 95% आर्मेनियन आबादी वाले नोगोर्नो बरखाप क्षेत्र को अजरबैजान के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र बन दिया। यहाँ से डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पे 95% जो पॉपुलेशन होती है वो आर्मीनियन आबादी की होती है, ठीक है। आर्मीनियन यानी कि ये सारे क्रिश्चियंस हैं यहाँ पे जो रह रहे हैं। 95% यहाँ पे क्रिश्चियन रह रहे हैं, लेकिन वो क्षेत्र जो है वो अजरबैजान के हाथों में है, यानी कि वो मुस्लिम कंट्रोल के अंदर है, ठीक है ना। पॉपुलेशन क्रिश्चियन है और किसके कंट्रोल में है? मुस्लिम कंट्रोल के। यहाँ से जो है सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसको अजरबैजान के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र बना दिया जाता है रशिया के द्वारा, ठीक है ना। मतलब इसको मान्यता दी जाती है रशिया के द्वारा, क्या, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि स्वायत्त क्षेत्र बनाने के बाद भी इस क्षेत्र को लेकर दोनों देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में संघर्ष जारी रहा। सोवियत शासन के दौरान दोनों देशों के बीच संघर्ष को रोक दिया गया, है ना। जब आपका यूएसएसआर था तो उनके पास पावर थी, वो जो है लीडर थे उस ग्रुप के, तो उन्होंने उस संघर्ष को रोक दिया था। लेकिन जैसे जैसे सोवियत संघ का पतन होता गया, जैसे ये डिसइंटीग्रेट होता गया 1971 में, तो पूरी तरीके से 15 कंट्रीज में डिसइंटीग्रेट हो गया था। वैसे जो है आर्मेनिया और अजरबैजान पर इसकी पकड़ भी कमज़ोर होती गई, ठीक है। इसी दौरान 1988 में अजरबैजान की सीमाओं के भीतर होने के बावजूद नोगोर्नो बाराखाप की विधायिका ने आर्मेनिया में शामिल होने का प्रस्ताव कर दिया। अब देखिए आर्मेनिया जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में था, यानी अजरबैजान में था, और जो 95% पॉपुलेशन थे वो जो है क्रिश्चियंस थे। तो वो अजरबैजान में शामिल होने के बाद भी क्या करा इन्होंने जो है आर्मेनिया में शामिल होने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया कि हमें आर्मेनिया में जाना है, ठीक है ना। अब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और जो है नोगोर्नो बराखाप स्वायत्त क्षेत्र एक जनमत संग्रह के माध्यम से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया।
वहीं पे अज़रबैजान ने इस जन्म संग्रह को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जन्म संग्रह मतलब क्या होता है, उन्होंने खुद से वोटिंग कराई, उन्होंने कहा कि देखिए हम सभी लोग सपोर्ट में हैं कि हम जो है बिल्कुल हम फ्री होंगे या तो फिर हम अर्मेनिया के साथ मिल जाएंगे। लेकिन अज़रबैजान ने इस वोटिंग को खारिज कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसा कोई वोटिंग मानेंगे नहीं। ठीक है, 16 में क्या होता है, इस क्षेत्र में हिंसक संघर्ष काफ़ी तेज हो जाता है, इसके वजह से इस क्षेत्र में तनाव काफ़ी बढ़ गया और यहाँ पे क्या होता है, इस संघर्ष को 4 डे वॉर के रूप में जानता है। अभी हमने 6 डे वॉर देखा था, ठीक है, यहाँ ये 4 डे वॉर को इसको जानते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आ गया 4 डे वॉर किससे रिलेटेड है, तो आर्मेनिया और अज़रबैजान का जो संघर्ष है, ठीक है, इस जो नोग्रोनो बाराखाब क्षेत्र को लेके, स्वायत्त क्षेत्र को लेके उससे उसके जो संघर्ष है उसको 4 डे वॉर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नगोर्नो बाराखाब दक्षिणी पश्चिमी अज़रबैजान में एक पहाड़ी क्षेत्र है जो तकरीबन 4,400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच विवादित नगोर्नो बाराखाब स्वायत्त क्षेत्र आर्मेनिया और की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 50 यानी 30 मील दूरी पे है। ठीक है, 30 मील की दूरी पे है। और हाँ, इसके अलावा आर्मेनिया समर्थित कुछ स्थानीय अलगाववादी, ठीक है, आर्मेनिया समर्थित कुछ स्थानीय अलगाववादी सैन्य समूहों ने कुछ क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। इस इलाके में पारंपरिक रूप से आर्मेनियाई मूल के ईसाई और तुर्की मूल के मुसलमान रहते हैं। ठीक है ना, तो आर्मेनियाई मूल के ईसाई और तुर्की मूल के मुसलमान यहाँ पे साथ साथ रहते हैं इस एरिया में। तो ये पूरा डिस्प्यूट था, ये किसी पर्टिकुलर एरिया को लेके है जो स्वायत्त एरिया है, लेकिन वो डिमांड करता है कि हमें आर्मेनिया में जाके मिलना है। अज़रबैजान के क्षेत्र में है लेकिन आर्मेनिया में मिलने के लिए कहता है, इसी को लेकर डिस्प्यूट है यहाँ पे। तो ये पूरा टॉपिक था। अब नेक्स्ट हमारा संघाई सहयोग संगठन में भारत चीन वार्ता। ठीक है, तो देखिए संघाई जो है, इसमें देखिए 5 जो है संघाई 5 की बात अगर पहले करें, संघाई 5 ग्रुप की बात करें तो इसमें जो है 5 कंट्रीज थी। कौन कौन सा, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जो है आपका रशिया और तजाकिस्तान। एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है और तुर्कमेनिस्तान कभी इसका पार्ट हो भी नहीं पाएगा। ठीक है ना, ये 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था। संघाई 5 जो है ये उसके कुछ बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेना, ठीक है ना, कोऑपरेट करना, ठीक है, कैसे जो कॉम्बैट एक्टिविटीज़ है या टेररिज्म को कर्व करना, है ना, ड्रग स्मगलिंग को कर्व करना। तो इस तरीके की जो संघाई 5 है उनके कुछ जो है क्या है, उनके कुछ जो है इम्पोर्टेंस है, उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, है ना, जब से जो है इनका संगठन हुआ है 1996 में। तो देखिए होता क्या है कि इसमें कौन कौन सा है, जो बड़े बड़े हमारे जो कंट्रीज़ हैं, इधर हम जो है मिड में आके देखें तो कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया और आपका किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, ठीक है, और ये सारे हैं, चाइना भी है इसमें। तो इसमें कौन सा नहीं है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, सॉरी तुर्कमेनिस्तान नहीं है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ उसमें। एक बार आप मुझे बताइएगा तुर्कमेनिस्तान शामिल है कि नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारा है। और हाँ, तो देखिए लद्दाख में जारी तनाव के बीच मॉस्को में सितंबर 2020 में भारत और चीन के बीच विदेशी मंत्रियों के बीच बैठक हुई है और दोनों विदेशी मंत्रियों के बीच बैठक के बाद 5 मुद्दों पर सहमति बनी है, जो कौन सी है। तो देखिए पहला जो है 5 सूत्र, आप इसको एक बार मुझे कंफर्म करेगा कि कौन कौन से है, तुर्कमेनिस्तान है कि नहीं है। आई थिंक तुर्कमेनिस्तान नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। दोनों देशों के बीच बात जारी रखते हुए तेजी से डिसएंगेजमेंट यानी विवादित इलाकों से सैनिक हटाने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सैनिक हटाने का काम, डिसएंगेजमेंट करना चाहिए ताकि तनाव को कम कर सके। दूसरा है दोनों देशों के नेताओं के बीच पहले के एक राय बनी जिसमें दिशा निर्देश लेना चाहिए, मतभेदों की वजह से तनाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है दोनों देशों की सीमा से जुड़े मामलों में सभी मौजूदा समझौतों में प्रोटोकॉल को मानना चाहिए। ठीक है, एक्सक्यूज मी, सीमा पर शांति बनाते हुए किसी ऐसी कार्यवाही से बचना चाहिए जिसमें माहौल बिगड़ने की आशंका हो। मतलब आपका ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि जो है डिस्प्यूट को आगे नहीं बढ़ाना है। ठीक है, सीमा पर स्थित सीमा की स्थिति सुधरते ही दोनों देशों को तेजी से जो है काम करना चाहिए ताकि शांति बनाए रखने के लिए, आपसी भरोसे बढ़ाने के लिए उपाय पूरे किए जा सके। विशेष प्रतिनिधि मैकेनिज्म के जरिए बातचीत होती रहेगी और वर्किंग मैकेनिज्म फॉर इंटरनेशनल एड को ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि बैठ के भी जारी रहेंगी। तो ये जो हमारा पूरा
SCO था, SCO भारत चीन वार्ता जो है इसमें हुई। तो और इसमें जो है डिसएंगेजमेंट की बात की गई, किस तरीके से पीसफुल जो है बना सकते हैं सिचुएशन को, ठीक है ना, किस तरीके से हम पीस बनाने के लिए, शांति बढ़ाने के लिए आपसी जो है भरोसे को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल पहले से ही प्रिपेयर किए हैं उसको किस तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और कुछ दिशा निर्देश और दिए गए ताकि मतभेद ना हो, ठीक है, तनाव की स्थिति ना रहे। तो ये सारी चीज़ें की गई। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो है इनकी कंट्रीज़ कौन कौन। देखिए पहली बात तो एक बार और एक चीज़ देखते हैं कि इसमें ऑब्जर्वर स्टेट है 4, ठीक है। अब डायलॉग पार्टनर भी है 6, लेकिन डायलॉग पार्टनर अगर नहीं याद करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑब्जर्वर स्टेट्स को आपको याद करना है, ये ज़रूरी है। अफगानिस्तान है, ठीक है, बेलारूस है, ईरान है और मंगोलिया है। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, ये याद रख लीजिएगा। बट मुझे एक तो यही कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इसमें तुर्कमेनिस्तान है कि नहीं है। तो कजाकिस्तान है, बिल्कुल अस्ताना उसकी कैपिटल है, और जो है उज्बेकिस्तान भी है, ताशकंद यहाँ पे किर्गिस्तान भी है, ठीक है। तो तजाकिस्तान भी है, तुर्कमेनिस्तान एक बार मुझे कंफर्म करिएगा, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान है कि नहीं है। तो ये हो गया आपका तो इसमें जो है चाइना हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, रशिया हो गया, तजाकिस्तान हो गया और उज्बेकिस्तान हो गया। मुझे जो है डिस्प्यूट है क्योंकि तुर्कमेनिस्तान आई थिंक नहीं है। तुर्कमेनिस्तान एक्चुअली उनका जो देश है ना, उनको उन्होंने ये कहा कि किसी भी मिलिट्री अगर ऐसा कोई अलायंस बनता है तो उसमें हम जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और यूएन में उन्होंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि हम ऐसी कोई भी मिलिट्री जो आपका बनता है, कोऑपरेशन बनता है, उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसलिए एससीओ में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अभी मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है, एक बार आप देख लीजिएगा कौन सा है और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये भी इसमें भी शामिल नहीं होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट हमारा है इजराइल यूएई बहरीन के बीच अब्राहम समझौता, ठीक है, इजराइल यूएई और बहरीन के बीच अब्राहम समझौता। तो ये देख लेते हैं। देखिए सितंबर 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऐतिहासिक द अब्राहम एकॉर्ड, क्या बोलते हैं, द अब्राहम एकॉर्ड वाशिंगटन ब्रोक डील पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है ना। क्या है, सितंबर 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता में, अमेरिका जो है मीडिएटर था, और उन्हीं के मीडिएटरशिप में क्या हुआ है, इजराइल, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में, इसके बीच में इजराइल, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में ऐतिहासिक द अब्राहम एकॉर्ड, ठीक है, पर हस्ताक्षर किए गए। इससे पूर्व ये समझौता इजराइल और यूएई के बीच अगस्त 2020 में हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ है, ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है, इस समझौते के तहत तीनों देशों द्वारा पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है, कि मतलब एक दूसरे से ये लोग डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टैब्लिश करेंगे, जो तीनों हमारे कंट्रीज हैं। ऐसी घोषणा करने वाला यूएई खाड़ी देशों का प्रथम तथा तीसरा अरब देश है। तो यूएई जो है ऐसा जो है अकॉर्ड साइन करने वाला खाड़ी देशों का पहला और जो है तीसरा अरब देश है, जिसके इजराइल के साथ सक्रिय राजनयिक संबंध है। अभी हमने डिस्कस किया था पहले, जब जो है इजराइल का इशू हम देख रहे थे। इससे पूर्व मिस्र ने 1979 में तथा जॉर्डन ने 1994 में इजराइल के साथ शांति समझौता जो है स्थापित किया है, ठीक है। तो अब क्या है, इजराइल यूएई बहरीन शांति समझौता। तो देखिए इस समझौते के अंतर्गत तीनों देश एक दूसरे से दूतावास अपने एम्बेसडर्स को भेजेंगे, दूतावास स्थापित करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है टूरिज्म को लेके, ट्रेड को लेके, है ना, डिफेंस को लेके, सिक्योरिटी को लेके और हेल्थ को लेके, ये सारी जो कंट्रीज हैं मिल के काम करेंगे। द अब्राहम एकॉर्ड को इजराइल यूएई शांति समझौता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो अब्राहम एकॉर्ड इज इक्वल टू इजराइल यूएई पीस डील, दोनों ही मतलब एक दूसरे के सिनोनिमस है, ठीक है। इस समझौते के अनुसार यह समझौता इजराइल द्वारा फिलिस्तीन क्षेत्रों को अपने हिस्सों से जोड़ने की योजना को निलंबित कर देगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि जो अब्राहम एकॉर्ड है, इसके अकॉर्डिंग जो इजराइल है वो फिलिस्तीन के क्षेत्रों को जो अपने में मिला रहा है, वो योजना जो है अभी स्थगित की जा रही है, ठीक है, स्थगित की जा रही है। निलंबित मतलब अभी कुछ टाइम के लिए, बाद में ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए वो कोई साइन कर दिया कि अब ऐसा कभी नहीं करना है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उसको स्थगित या निलंबित किया जा रहा है। समझौते के अन्य महत्वपूर्ण पहल है वो क्या है, इसमें जो इजराइल है वो वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से पर अधिग्रहण करने की अपनी योजना को निलंबित कर देगा, ठीक है। तो इजराइल का जो योजना है कि वेस्ट बैंक पे जो है उसको अंडर कंट्रोल कर लेना, उसको भी निलंबित किया गया है, ठीक है। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है, ठीक है। आप इसको मैप में देखेंगे, वेस्ट बैंक जो है वो इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। इसका एक प्रमुख शहर फिलिस्तीन की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी रामल्लाह है,
ठीक है ना। तो इसका एक जो है एक शहर है, ये फ़िलिस्तीन की जो वास्तविक प्रशासनिक राजधानी है रामल्ला, ठीक है। तो रामल्ला है। और इज़राइल के 6 दिवसीय, ठीक है, अब यहाँ पे 6 दिवसीय मैंने आपसे पूछा भी था, तो इज़राइल ने 6 दिवसीय अरब इज़राइली युद्ध 1967 में अपने नियंत्रण में लिया था इसको, और बाद के वर्षों में वहाँ बस्तियाँ स्थापित की थी, ठीक है ना। तो ये है आपका। और अमेरिका का रंगभेद विरोधी आंदोलन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अमेरिका में रंगभेद विरोधी आंदोलन। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे जॉर्ज फ्लॉयड एक जो है पुलिस थे, है ना, उनके द्वारा एक अश्वेत को मार दिया गया था। वहाँ पे रंगभेद विरोधी आंदोलन फूट पड़ा, जो देखते ही पूरी दुनिया में जो है फैल गया था। तो यहाँ पे रंगभेद बहुत ज़्यादा होता भी है, और रंगभेद विरोधी आंदोलन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस आंदोलन में 2 नारे उभरे, ठीक है ना, 2 नारे स्लोगन्स आए, और क्या था, आई कांट ब्रीथ, ठीक है, आई कांट ब्रीथ। तो जिस व्यक्ति को जो है ये जो है इनका नाम था डेरेक शॉविन, ठीक है, डेरेक शॉविन को ये जो पुलिस अधिकारी थे जिनका नाम है जॉर्ज फ्लॉयड, उन्होंने अपने नी से उनके गर्दन को दबा रखा था। तो उस टाइम वो जो है डेरेक शॉविन यही बोल रहे थे, आई कांट ब्रीथ, ठीक है, मैं सांस नहीं ले सकता। तो एक तो पहला ये स्लोगन हुआ आई कांट ब्रीथ, वो फेमस हुआ। दूसरा था ब्लैक लाइव्स मैटर, ठीक है, ब्लैक लाइफ मैटर्स, यानी कि जो ब्लैक हैं उनकी ज़िंदगी भी उनका महत्व है, उनकी ज़िंदगी भी महत्व रखती है। देखिए डेरेक शॉविन नामक पुलिस अधिकारी ने, और सॉरी, डेरेक शॉविन ये पुलिस अधिकारी थे, मैंने उल्टा, ध्यान रखिएगा इसको, डेरेक शॉविन ये जो पुलिस अधिकारी थे, और फ्लॉयड जो है, जॉर्ज फ्लॉयड जो है ये जो है ब्लैक पर्सन थे जिनके जिनके गर्दन पे उन्होंने पैर रख दिया था, तो नीज रख दी थी अपनी। तो जो डेरेक शॉविन ने फ्लॉयड के सर पे, ठीक है, फ्लॉयड के सर पे अपने घुटनों से दबाया, और फ्लॉयड ने यही कहा था आई कांट ब्रीथ, ठीक है। तो ये वाक्य जो है, ये जो सेंटेंस है, ये क्या हो गया, आंदोलन का आधार बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग, ठीक है। तो इनके ऊपर महाभियोग लगा दिया गया है, जो हमारे जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। तो किया क्यों गया है, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, ठीक है, लगाया गया, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब निचली सदन है यहाँ पे, ठीक है, यही जो है वहाँ का वो है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो है लगाया गया था। और ट्रंप पर जे बाइडेन के खिलाफ जांच के लिए यूक्रेन पर दबाव डालने के लिए आरोप था, ठीक है। तो यूक्रेन पे दबाव डाल रहे थे कि आप उनके खिलाफ जांच करिए, तो इसलिए ये लगाया गया था। महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के तीसरे हैं, तो ऐसा कोई नहीं है कि पहली बार हुआ है, लेकिन भारतीय केस में देखें तो अभी तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ कि हमारे राष्ट्रपति पे कोई महाभियोग लगा हो, ठीक है ना। तो ये तीसरा जो है मामला है ये महाभियोग का। और इसके पहले 1868 में अगर देखें तो एंड्रयू जॉनसन, और दूसरा मुझे याद नहीं है जो डेट है, देख लीजिएगा, बिल क्लिंटन को जो है महाभियोग का जो है सामना करना पड़ा था। तो किसको एंड्रयू जॉनसन को और बिल क्लिंटन को याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि एंड्रयू किसको जो है इनके पहले महाभियोग इनके ऊपर लगा था अमेरिका में। तो ये आपका एंड्रयू जॉनसन, और नेक्स्ट इज बिल क्लिंटन, 2 लोग थे, और अब जो है ये आपका डोनाल्ड ट्रंप भी हो गए थे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो संविधान, अमेरिकी जो संविधान है, उनके अनुच्छेद 2 और धारा 4 में महाभियोग के बारे में बात का जिक्र मिलता है ना। किसमें, अनुच्छेद की धारा जो अनुच्छेद 2 धारा 4, ठीक है। इसमें किसके बेस पे हम महाभियोग लगा सकते हैं, तो देखिए देशद्रोह है, रिश्वत है, या कोई हाई क्राइम्स है, ठीक है, या कदाचार में लिप्त होने का दोषी पाए जाने पर महाभियोग लगाया सकता है अमेरिका के राष्ट्रपति पे, ठीक है, उपराष्ट्रपति पे और सिविल अधिकारियों पे, सब पे महाभियोग लगा के उनके पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए प्रक्रिया एक बार हम देख लेते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल। तो देखिए संविधान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि लोअर जो हाउस इसको बोलते हैं, को किसी भी अधिकारी पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने की जो है शक्ति प्रदान करता है। तो संविधान किसको करता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को पावर देता है कि आप किसी भी अधिकारी पे जो है महाभियोग लगा सकते हैं, ठीक है। यह सीनेट को महाभियोग ट्रायल के लिए जो है बनाता है, और ये एकमात्र न्यायालय है, ठीक है। सीनेट जो है वो जो है जस्ट जुडिशियल सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है। ट्रायल होता है महाभियोग पे, और निचले सदन में साधारण बहुमत से पास किया सकता है महाभियोग, ठीक है। तो अगर सिंपल मेजॉरिटी में निचले सिंपल जो है आपका
सिंपल मेजॉरिटी में अगर पास कर दें तो महाभियोग जो है लग जाता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में कैसे होता है एक बार देखेंगे तो अनुच्छेद हमारा 61 है, आप देखे होंगे आर्टिकल 61 में हमारे यहाँ महाभियोग लगता है, राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जा सकता है, ये हमारा नियम है। और संविधान का किस लिए लगेगा, संविधान का अगर उल्लंघन किया हो तो उसके उसके जो है उसी के बेस को लेके हम महाभियोग अपने राष्ट्रपति पे लगा सकते हैं। ये जो है एक क्वासी जुडिशियल हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है, महाभियोग जो है क्वासी जुडिशियल जो है एक सिस्टम है। और अभी तक जो भारत पे किसी भी हमारे राष्ट्रपति में महाभियोग नहीं लगा है। ये हमारे यहाँ किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कहीं पे भी महाभियोग हम लोग लगा सकते हैं, किसी भी जो है हम स्टार्ट कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए हमारे यहाँ पे, तो देखिए महाभियोग का प्रस्ताव जो है अगर लाना हो तो एक सदन के चौथाई, ठीक है, एक सदन के चौथाई एक चौथाई सदस्य के एक चौथाई सदस्य के, जस्ट सेकेंड प्लीज, हाँ तो एक चौथाई सदस्य के जो है हस्ताक्षर होने चाहिए और 14 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए, जिसके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है उनका एक 14 दिनों का उनको नोटिस देना चाहिए राष्ट्रपति को। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद पहले तो 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 1/3 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और उसके बाद पास होना चाहिए 2/3 बहुमत से। उसके बाद ये जो है दूसरे सदन में भेजा जाता है जिनसे आरोपों की जांच जिन्हें करनी होती है, ठीक है। तो दूसरे सदन में जो है भेजा जाएगा, वो आरोपों की जांच करेंगे और यहाँ पे राष्ट्रपति होंगे और ये अपना जो है उनको अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया जाएगा राष्ट्रपति को, अपना रिप्रेजेंटेशन वो वहाँ पे कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे सदन सॉरी दूसरा सदन इस आरोपों को सही अगर पाता है तो महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है और तब जो है प्रस्ताव पारित होने के से जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था। अमेरिका का भी जो क्या सिस्टम है और इंडिया का भी, जस्ट अ सेकंड प्लीज। हाँ देखिए, दिसंबर 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग लगाया गया और हालांकि ये प्रस्ताव जो है सीनेट में पारित नहीं हो पाया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 में जो बाइडेन के सहित अन्य कुछ नेताओं की छवि खराब करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से गैर कानूनी ढंग से मदद ली थी। तो ये पूरा इशू था, ठीक है। आप कुछ लोग कहेंगे मैम आप इतना ज़्यादा क्यों बोल देते हैं, तो मैं कभी भी ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें जैसे हमारे यहाँ महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, उनके यहाँ क्या प्रक्रिया है, इस पे बेस आपको एज इट इज़ तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना, जो चीज़ है उसी में से उठा के क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए ये बताया गया है, इसमें आप जो है बिल्कुल ऑफेंड मत होइएगा। तो ये चीज़ थी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अमेरिका ने भारत को विकासशील देशों की से बाहर रखा, ठीक है। विकासशील देशों की एक सूची होती है जो अमेरिका बनाता है कि डब्ल्यूपी में, उस पर कुछ छूट वगैरह दिए जाते हैं, उनसे भारत को बाहर कर दिया। ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।